नमस्ते दोस्तों, आज हम संधि का सबसे अंतिम भाग विसर्ग संधि करने जा रहे हैं। विसर्ग संधि को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन हैं, उनको देखना पहले ज़रूरी है। उसके बाद उनसे संबंधित कितने पद आते हैं वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा जटिल समझी जाती है, जबकि विसर्ग संधि सबसे ज़्यादा सरल मानी जाती है। देखते हैं, क्योंकि इसमें नियम जैसी चीज़ें ना के बराबर हैं। केवल स्वरों का सही ज्ञान, मैं कह रहा हूँ केवल स्वरों का सही ज्ञान हमें विसर्ग संधि करा सकता है। चलिए देखते हैं विसर्ग संधि के अंदर पहले मुख्य रूप से किन बातों को जानना जरूरी है। विसर्ग संधि के कुछ नियम का मतलब मैं संधि के नियम नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल विसर्ग संबंधी नियम बता रहा हूँ। विसर्ग स्वयं अपने आप में महाप्राण है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, विसर्ग है, विसर्ग महाप्राण है, विसर्ग क्या है, घोष है, और विसर्ग कंठी है। कई बार हमें एग्जाम के अंदर प्रश्नों के अंदर एक वर्ण दे दिया जाता है और उसकी आइडेंटिटी पूछी जाती है कि ये घोष है, अल्पप्राण है, तालव्य है, क्या है। तो विसर्ग अपने आप में महाप्राण, घोष और कंठी है, और इसी के आधार पर इसकी सारी संधि तय होती है। चलिए बात करते आगे। विसर्ग संधि के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो प्रश्न के तौर पर पूछी भी जाती है। प्रथम पद के अंत में विसर्ग का हो तब ही विसर्ग संधि मानी जाती है। यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो तो विसर्ग कोई प्रभाव छोड़ सकता है, अन्यथा विसर्ग किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ ही नहीं सकता। जब प्रभाव ही नहीं छोड़ेगा तो संधि विसर्ग की नहीं होगी। तो विसर्ग प्रथम पद के अंत में विसर्ग होना बहुत आवश्यक है। दूसरे पद के अंत में विसर्ग हो तो आवश्यक नहीं कि विसर्ग संधि हो। दूसरे पद के अंत में विसर्ग हो तो उससे कोई प्रभाव ही नहीं पैदा होने वाला। जब कोई प्रभाव पैदा ही नहीं होने वाला विसर्ग के माध्यम से, तो वहाँ विसर्ग संधि नहीं मानी जाएगी। तीसरा आता है, संधि में विसर्ग से कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि विसर्ग प्रथम पद के अंत में होता है लेकिन उससे कोई प्रभाव पैदा नहीं होता, ना तो विसर्ग का लोप होता है, ना विसर्ग कोई प्रभाव छोड़ पाता है। विसर्ग ज्यों का त्यों मौजूद रहता है, तो यहाँ विसर्ग कुछ भी प्रभाव पैदा नहीं कर पा रहा है, तो उन पदों को हम विसर्ग संधि में शामिल नहीं करेंगे। कई बार ऐसे पद दे दिए जाते हैं और हम विसर्ग देख के और विसर्ग के मौजूदा रूप को देखकर हम उसको विसर्ग संधि मान बैठते हैं, सरासर गलत होगा। जैसा कि वाक प्लस यस, यहाँ विसर्ग जो है यहाँ पीछे है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पीछे है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। पहली बात तो ये कि प्रथम पद के नहीं, दूसरे पद के अंत में है, तो ये विसर्ग संधि है ही नहीं। ये तो आपके पास जो है वो घोष संधि के अंदर शामिल हो रहा है, व्यंजन संधि का हिस्सा है, ठीक है ना, वाग यस के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास प्रातः प्लस काल शब्द आता है, ठीक है ना, तो उस शब्द के अंत में बीच में विसर्ग त्यों का यूं ही रूप में मौजूद रहता है, तो वहाँ विसर्ग संधि नहीं मानी जाती है। हम विसर्ग देखकर उसको विसर्ग संधि में शामिल नहीं करेंगे। अगला, क या प वर्ग के अघोष, इसी रूप में समझा रहा हूँ, क या प वर्ग के अघोष विसर्ग से पहले हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। बात यही बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर विसर्ग का कोई लोप ही नहीं हुआ है, पय प्लस पान में, प्रातः प्लस काल में यूं का यूं विसर्ग रहा है, तो ये विसर्ग संधि है ही नहीं, क्योंकि यहाँ विसर्ग ने किसी प्रकार का कोई प्रभाव छोड़ा ही नहीं है। तो विसर्ग के प्रभाव से उत्पन्न हो तो वो संधि जो है विसर्ग संधि है। कुछ अपवाद जरूर है, यहाँ पर आपके पास न म प्लस कार है, मैंने बोला प या म के अंदर कोई भी आ जाता है आपके पास, तो यहाँ पर अपने आप में ये अपवाद की श्रेणी में आता है। हालांकि ये अपने आप में कई लोग नियम के तौर पे बताते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर क है और ये कंठ्य के यहाँ तक दंत्य होने पर स आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कंठ्य है और सदंत्य आ रहा है, तो ये अपने आप में कई सारे और नियमों का भी अपवाद के रूप में आगे पता चलेगा। यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो रहा है लेकिन दंत्य आ रहा है कंठ्य होने पर विसर्ग का लोप आने पर तो कुछ अन्य स का अर्थात मूर्धन्य आता है, तो ये अपने आप में क्या है, दोनों अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ विसर्ग संधि पर। बहुत सरल है, हमें केवल मैंने जैसा कि पहले कहा स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। अ, ठीक है ना, अगर विसर्ग से पहले में स्वर है, किसी भी पद के विसर्ग से अंतिम पद, पूर्व पद के पहले जो है आपके पास विसर्ग और विसर्ग से ठीक पहले अ का स्वर है, तो दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यदि इसके बाद आपके पास धन के बाद यदि कोई घोष आ जाता है, लेकिन घोष भी कौन सा होना चाहिए, सारे व्यंजन जो घोष हैं वो पहला और आपके पास दूसरा छोड़कर बाकी सारे के सारे उसमें घोष में आते हैं, तो वो सारे के सारे, इसके अलावा केवल अ स्वर यहाँ पर आना चाहिए, तो घोष आ जाना चाहिए। यदि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद यहाँ पर घोष है, वो भी स्वरों में एक केवल अ और बाकी सारे शेष वर्गीय व्यंजनों के घोष, तो विसर्ग का ओ बन जाएगा और विसर्ग
इस अ का ओ बना देगा, अर्थात पहले वाले पद के अंत में अ की मात्रा को ओ बना देगा। जैसे मनः प्लस अभिलाषा, यहाँ पर घोष है और विसर्ग से पहले अ की मात्रा है और घोष अ वाला है, केवल स्वरों में अ ही शामिल होगा, तो ये विसर्ग क्या करेगा, ये विसर्ग इस अ को ओ बना देगा, मनोअभिलाषा हो जाएगा। लेकिन यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद घोष नहीं हो, घोष के अंदर भी कौन से घोष तो हो, लेकिन सारे के सारे वो घोष हो जो स्वर है, और स्वरों में से अ का नियम तो पहले लागू हो गया, तो अ को छोड़कर सारे स्वर हो जाते हैं यहाँ पर, तो हम विसर्ग का केवल लोप करेंगे, किसी भी प्रकार से हम और कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। विसर्ग का केवल लोप होगा, शेष कोई परिवर्तन नहीं होगा। मनः प्लस उच्छेद, यहाँ केवल विसर्ग का लोप हो रहा है। आपके पास शब्द यूं का यूं आ रहा है। कहने का मतलब है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद घोष हो, और घोष भी दो कैटेगरी के, एक केवल और केवल अ को छोड़कर सारे स्वर हो तो केवल विसर्ग गायब होगा, और बाकी सारे के सारे घोष हो तो वो ओ बनेगा। ठीक है, नियम नहीं है, यहाँ पर एक प्रकार से समझना है कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद घोष होने पर दो परिस्थितियाँ होंगी। घोष में स्वर हो अ को छोड़कर तो केवल विसर्ग लोप होगा, और बाकी सारे स्वर हो तो वो ओ में तब्दील हो जाएंगे। अपवाद के तौर पर मैंने आपको बता रहा हूँ, पुनः प्लस या फिर अंत में, ठीक है ना, इनके अंदर अंतः में लागू नहीं होता ये नियम। वहाँ पर क्या बन जाता र, जैसे पुनः प्लस अपि, हालांकि यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है, नियम पहले वाला लगना चाहिए लेकिन नहीं लग रहा है, ये अपवाद की श्रेणी में आता है, पुनरअपि आ रहा है। अंत में भी ये आ रहा है आपके पास, ये आपके पास प फ भ म ये आ रहा है आपके पास, लेकिन फिर भी आपके पास क्या आ रहा है, र बन रहा है, तो ये अपवाद की श्रेणी में आता है। कई बार अन्य अपवादों को भी पूछा जाता है। फिर आता है, अभी तक तो अ आया अ, अब विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए तो दो कंडीशन हो जाती है। विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए तो घोष, विसर्ग से पहले ई और ऊ आ जाए और बाद में कोई भी घोष आ जाए, ये सारे के सारे घोष इस जगह पर आ जाए तो विसर्ग का र बनेगा। ये बहुत जटिल नियम माना जाता है, जबकि इतना सा ध्यान रखना है, हमें व्यंजन संधि के कई सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। र बनने के कई सारे एग्जाम्पल कन्फ्यूज करते हैं। तो विसर्ग ई और ऊ के जस्ट बाद में विसर्ग हो और बाद में घोष आ जाए, कोई भी घोष, ठीक है ना, स्वर सारे के सारे और सारे के सारे वर्गीय घोष आ जाए तो विसर्ग का क्या बनेगा, र बनेगा। दु प्लस अवस्था दुर्वस्था, ठीक है। और यदि ई और ऊ से पहले के बाद यदि र आ जाए, खुद र ही आ जाए तो क्या बनेगा, बहुत शानदार चीज़ है। विसर्ग से पहले आने वाली ई या ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, ये दीर्घ हो जाएगी, छोटी ई की बड़ी और छोटा ऊ का बड़ा ऊ बन जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, बहुत बार, और हम इसको व्यंजन संधि में डाल देते हैं, जो बहुत बढ़िया गलत काम होगा, क्योंकि ई और ऊ से, विसर्ग से ठीक पहले देखो ई और ऊ है और बाद में स्वयं र आ रहा है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल मात्रा बड़ी होगी, नीरज और दुराज, ठीक है ना। कोई भी नियम नहीं है, केवल ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लो, एक दो बार देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आ रहा है ई ऊ, और देखो अभी तक सारे सारे क्या चल रहे थे, घोष घोष र। अब मैं कह रहा हूँ अ ई और ऊ, इन सभी के आगे हमने घोष की बातें तो यहाँ पढ़ ली। अब अ ई ऊ के आगे यदि हम अघोष की बात पढ़ेंगे तो अघोष सारे के सारे अघोष बनेंगे। अघोष अ ई और ऊ प्लस विसर्ग है, उसके बाद दंती अघोष आ जाए, तालव्य अघोष आ जाए, बाकी किसी भी प्रकार के वर्गों का अघोष आ जाए, स श और श ये भी अघोष है जैसा कि मैंने लिख रखा है, या कोई भी अघोष आ जाए तो वो जिस कैटेगरी का अघोष आया है उसी कैटेगरी का स बनेगा। अ ई ऊ के बाद यदि दंतीय अघोष आ जाता है, दंतीय अघोष का मतलब दंतीय वर्ण कौन सा, त थ द ध न वाला वर्ग में दंतीय अघोष आ जाता है तो विसर्ग का क्या बनेगा, स बनेगा। जैसे नी प्लस तेज त आ गया तो विसर्ग का क्या बनेगा, दंत्य स बन जाएगा, ठीक है ना। यदि तालव्य आ जाए, च छ ज जण, तालव्य अघोष आ जाता है तो तालव्य स बनेगा, यहाँ पर तालव्य अघोष होना चाहिए। और यदि शेष कोई भी वर्ग के अघोष आ जाता है, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर मूर्धन्य स बनेगा, धनुष प्लस टंकार, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर दंत्य स भी आ सकता है, स दंत्य है तो इस स्थान पर आपके पास यहाँ पर स आ जाएगा तो भी दंत्य माना जाएगा। इस स्थान पर दूसरे वाले एग्जाम्पल में श आ रहा है, स्वयं में तालव्य है, और या फिर तालव्य वर्ग का कुछ भी आ सकता है तो वो श बनेगा। इसलिए यहाँ पर डबल स वाला कोई नियम नहीं है, ये केवल स बन रहा है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि में केवल और केवल आप ध्यान से देखें तो अ के बाद, अ यू के बाद घोष के संदर्भ में,
और अ यू के बाद अघोष के संबंध में दो प्रकार के संधियां होती है। अ के बाद यदि घोष है, स्वर वाले घोष है अ को छोड़कर, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग लोप होगा। यदि अ से पहले बाकी सारे स्वर घोष है तो वो ओ बनेगा, हर एक में हम ओ नहीं बनाएंगे। ई यू के बाद यदि घोष है तो हम र बनाते हैं, और ई यू के बाद यदि खुद र है तो मात्रा बड़ी कर देते हैं, कुछ भी नहीं परिवर्तन। और अ ई यू के बाद यदि किसी प्रकार का अघोष है तो दंत्य अघोष है तो दंत्य स बनाएंगे, तालव्य अघोष है तो तालव्य स बनाएंगे, और शेष किसी भी वर्ग के अघोष है तो हमें मूर्धन्य श बनाएंगे। इसके अलावा विसर्ग संधि में कोई नियम नहीं है, बड़ी आसानी से ये होगी। हम शेष आगे वाला हिस्सा समास से शुरू करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा पद है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं। बिना नियमों से सीखने के लिए बहुत बेहतर तरीका है।